Hello dear Tanthies, I am Mrs. Ekta God with my next one video of biology for the chapter Our Environment. In my part 1 of the same chapter, I have given the introduction about the environment, about the ecosystem, biotic, abiotic factors, producers and consumers. Now in this video, I am going to explain you about the food chain and food web. So now about the food chain and food web. In my video, you will get the complete notes with the different kind of the chains of the food and the web diagrams for the food. So please you have to watch till the end of this video to get the different kind of questions and to learn the complete topic of food chain and food web. So what is food chain? As chain means sequence. So it is the sequence of living organisms in which one organism consumes another organism for energy. अब देखो, हम जो भी चीज खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो जब जो भी कुछ इस धरती पर प्रेजेंट है, तो सबसे पहले क्या प्रेजेंट थे? प्लांट्स प्रेजेंट थे। प्लांट्स को हर्बीवोर्स एनिमल्स ने खाया और हर्बीवोर एनिमल्स के थ्रू उनको कंज्यूमर्स ने खाया। तो कंज्यूमर्स भी हर्बीवोर्स भी होते हैं, कार्निवोर्स भी होते हैं और ओमनीवोर्स भी होते हैं। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इन माय फर्स्ट वीडियो। तो वो सीक्वेंस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है, किस लिए? टू गेट द एनर्जी। तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? फूड चेन कहलाता है। ओके, हियर यू कैन वॉच अबाउट द फूड चेन। देखो, यहाँ पर सबसे पहले इस धरती पर जो अर्थ क्रस्ट है उसमें क्या उग सकते थे? प्लांट्स ही उग सकते थे। ना तो किसी भी तरह के बैक्टीरिया उग सकते थे, ना कोई एनिमल उग सकता था, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस धरती पर क्या है? प्रोड्यूसर्स है। प्रोड्यूसर्स को किसने खाया? एनिमल्स ने खाया, है ना। और एनिमल्स को किसने खाया? बड़े एनिमल्स ने खाया। तो यानी जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं वो है जो हर्बीवोर्स हैं, जो केवल प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी प्लांट्स को खाते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स वो होते हैं जो एनिमल्स को भी खा सकते हैं या जो कार्निवोर्स होते हैं, ठीक है। लेटर ऑन, चाहे प्लांट हो या प्राइमरी कंज्यूमर हो या सेकेंडरी कंज्यूमर हो, दे ऑल हैव टू डिकम्पोज विद द हेल्प ऑफ फंजाई एंड बैक्टीरिया। सो दिस इज द कंप्लीट सीक्वेंस। सो दैट कंप्लीट सीक्वेंस इज नोन एज फूड चेन। As food chain is unidirectional. अभी आपने देखा कि प्लांट को जिराफ ही खा सकता है और जिराफ को लॉयन ही खा सकता है। ये सीक्वेंस उल्टी नहीं हो सकती। तो हमेशा ही फूड चेन क्या होगी? यूनिडायरेक्शनल ही होगी, एक ही डायरेक्शन में होगी और जो ऊपर की तरफ जाएगी। दूसरी बात, सिंगल डायरेक्शनल मीन्स प्लांट्स टू इंसेक्ट, इंसेक्ट टू बर्ड, बर्ड टू कैट एंड कैट टू वल्चर एंड सो ऑन। तो यानी कि इंसेक्ट ही प्लांट को खाएंगे, प्लांट इंसेक्ट को नहीं खाएगा, ठीक है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ यूनिडायरेक्शनल और द सिंगल डायरेक्शन। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं फूड चेन। So it cannot be in the reverse direction. Always it can be occur in the forward direction. Okay. Next topic is trophic level in food chain. अब जब हमने ये बात करी कि ये यूनिडायरेक्शनल है और एक ही डायरेक्शन में काम करेगा, तो यानी कि यहाँ पर जो एनर्जी के लेवल्स हो जाते हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। उन्हीं को हम कहते हैं ट्रॉपिक लेवल्स। जैसे इन अ फूड चेन various steps where transfer of energy takes place is called a trophic level. एक प्रोड्यूसर है, वो एक इंसेक्ट को जो एनर्जी दे रहा है, that is a one trophic level. एक इंसेक्ट को बर्ड खा रही है, that is the another trophic level. बर्ड को कोई भी और एक बड़ा जीव खा रहा है, वो उसका थर्ड लेवल हो गया। तो इस तरह से एक सीक्वेंस में फूड चेन में जब एनर्जी ट्रांसफर होती है तो उस लेवल को हम ट्रॉपिक लेवल के नाम से जानते हैं। अब
अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये टेरेस्ट्रियल फूड चेन है। टेरेस्ट्रियल यानी कि जो जमीन पर होने वाली फूड चेन है। जैसे कि जमीन पर प्लांट उगेंगे और प्लांट को कौन खा सकता है? ग्रास हॉपर खा सकता है। The grasshopper can be eaten by the mouse. Mouse can be eaten by the snake. Snake can be eaten by the hawk. तो यहाँ पर प्रोड्यूसर्स हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स के द्वारा खाए जा रहे हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स सेकेंडरी कंज्यूमर्स के द्वारा खाए जा रहे हैं, टर्शरी कंज्यूमर्स सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खा सकते हैं और टर्शरी कंज्यूमर्स को क्वार्टरनरी कंज्यूमर्स खा सकते हैं। तो यानी फ्लावर से लेकर हॉक तक एनर्जी का डिफरेंट लेवल आपको शो हो रहा है। सो दैट डिफरेंट लेवल इज नोन एज ट्रॉपिक लेवल। दिस इज फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, दिस इज सेकंड ट्रॉपिक लेवल, दिस इज थर्ड ट्रॉपिक लेवल एंड देन फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। सेम लाइक हम एक्वेटिक फूड चेन यानी जो पानी के अंदर चेन होती है हम उसमें भी देख सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खाती रहती हैं। तो जितने भी फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, छोटे पौधे होते हैं, उनको हम फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं। और जूप्लैंक्टन्स जो उन पेड़ों पर रहने वाले जीव हैं, तो वो छोटे छोटे जीव प्लांट्स को खाएंगे। इसके बाद इन जूप्लैंक्टन्स को छोटी मछलियां खाएंगी जिनको हम हैरिंग बोलेंगे। और हैरिंग के बाद में हैरिंग फिशेस को कौन खा सकता है? ट्यूना फिश खा सकती है, क्योंकि वो इनसे बड़ी है साइज में। इसके बाद में ट्यूना को कौन खा सकता है? किलर व्हेल। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल is going to the second tropic level, reaching to the third tropic level and then the fourth tropic level. I hope it is clear to you. तो आप लोग इस सीक्वेंस को बनाना सीखेंगे क्योंकि ये आपसे पूछे जाते हैं। Know more about the tropic levels as the green plants capture 1% of the sun energy. तो जितनी भी सन की एनर्जी है, प्लांट्स उसमें से 1% एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करना है और फोटोसिंथेसिस ही वो प्रोसेस है जिसके थ्रू वो अपनी फूड फॉर्मेशन कर सकते हैं। सो द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल इन अ फूड चेन। तो यानी कि प्लांट्स ने 1% एनर्जी सन से ली, उसके बाद इंसेक्ट ने खाया, तो जो भी एनर्जी प्लांट ने कंज्यूम की थी 1% सन एनर्जी, दैट विल ट्रांसफर टू द इंसेक्ट एंड देन टू द बर्ड एंड नेक्स्ट ऑन। So what will happen? There is a gradual decrease in the amount of energy from the tropic level to next tropic level in a food chain. अब जो 1% प्लांट से एनर्जी ली थी, उसमें से जो भी परसेंटेज थी, about 90% प्लांट will utilize that energy for their inner growth. ठीक है ना? तो कितनी बची उसके पास? 10%. तो यदि हम यहाँ पर एक एवरेज निकालें तो हर एक लेवल में केवल और केवल 10% एनर्जी ही नेक्स्ट लेवल तक ट्रांसफर होती है। ओके, सो दैट्स व्हाई it is saying there is gradual decrease in the amount of energy from one tropic level to next tropic level in a food chain. तो जैसे जैसे ये चीज बढ़ती चली जाएगी तो एनर्जी का अमाउंट जो है वो डिक्रीज होगा। How can we know about the flow of energy in food chain? Just here you can see primary producers, they are taking this much joule of the sunlight. After that they have the 10,000 joule energy. अब जब इन पौधों को या इन प्लांट्स को ग्रास हॉपर ने खाया तो उसको केवल 1000 जूल एनर्जी ही मिलेगी। ठीक है, केवल 10% ऑफ 10,000, तो हमेशा केवल 10% ही फॉरवर्ड होगी। क्यों? क्योंकि बाकी जितनी भी 90% है दैट विल यूटिलाइज बाय द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बाय द प्रीवियस कंज्यूमर और द प्रीवियस प्रोड्यूसर। अब यहाँ पर सेकेंडरी कंज्यूमर तक कितनी जाएगी? केवल 100 जूल ट्रांसफर होगी, बिकॉज 100 इज द 10% ऑफ 1000। और यदि हम टर्शरी कंज्यूमर की बात करें तो उसको भी 100 जूल में से कितनी एनर्जी मिलेगी? केवल 10 जूल। रीजन है क्योंकि हर लेवल पर जो भी कंज्यूमर है या जो भी प्रोड्यूसर्स हैं या कंज्यूमर्स हैं, they are utilizing 90% for their inner growth and other purposes, and they are able to transfer only the 10% energy. Now let's see the characteristics of food chain. अब food chain में क्या क्या characteristics होती हैं ये जानते हैं। First is
देयर इज अ यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स। तो यूनिडायरेक्शनल है क्योंकि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स तक जा रही है। कंज्यूमर्स हर्बीवोर्स हो सकते हैं, कार्निवोर्स हो सकते हैं और ओमनीवोर्स हो सकते हैं। मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ food chains, there are generally 3 to 4 tropic levels। अभी आपको मैंने दिखाया, तो कम से कम हर एक में कोई भी एक चेन है, उसकी एक लिमिट है। तो यहाँ पर लगभग हर एक फूड चेन में 3 से 4 ट्रॉपिक लेवल बन जाते हैं। इट इज ऑलवेज स्ट्रेट, ये फॉरवर्ड ही होगी और ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में ही होगी, क्योंकि हम इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं ले जा सकते हैं। अब देखो, जितनी भी इस धरती पर फूड चेन्स बन रही हैं, ठीक है ना, तो उसमें अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होंगे। एक ही ऑर्गेनिज्म कई फूड चेन में डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पर आ सकता है। तो ऑर्गेनिजम्स कैन ऑक्यूपाई डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल इन डिफरेंट फूड चेन्स। तो ये कंपलसरी नहीं है, क्योंकि प्लांट केवल इंसेक्ट के द्वारा नहीं खाया जाएगा। प्लांट बटरफ्लाई द्वारा भी खाया जा सकता है, ग्रास हॉपर के द्वारा भी खाया जा सकता है ना, डायरेक्ट काउज हैं, बफेलोज हैं, या डायरेक्ट ह्यूमन बींग्स के थ्रू भी खाया जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पर ट्रॉपिक लेवल्स डिफरेंट हो सकते हैं फॉर द वन ऑर्गेनिज्म। क्लियर? नाउ लेट्स सी द मोर एग्जांपल फॉर द टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक फूड चेन। दे बोथ कैन बी अकर टुगेदर ऑल्सो। अब ये जरूरी नहीं है कि टेरेस्ट्रियल पे जो चल रहा है वो केवल टेरेस पर ही होगा, या कोई एक्वेटिक फूड चेन है तो एक्वेटिक भी एक ही जगह पर होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दो तरह के कंडीशंस एक साथ भी हो सकती हैं। तो नॉर्मली होता भी एक साथ ही है, क्योंकि जो टेरेस्ट्रियल कंडीशंस हैं वो एक्वेटिक के साथ भी मर्ज हो सकती हैं, और जो एयर में रहते हैं उन एनिमल्स के साथ भी मर्ज हो सकती हैं। तो नाउ लेट्स सी द मोर एग्जांपल्स ऑफ फूड चेन्स। अब देखो, टेरेस्ट्रियल फूड चेन कैसे कैसे भी हो सकती हैं। ग्रीन प्लांट्स हैं, कैन बी ईटन बाय डियर एंड डियर कैन बी ईटन बाय लायन। इट इज एन फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल, grass can be eaten by grasshopper and grasshopper can be eaten by frog can be eaten by snake can be eaten by hawk। तो ये सब टेरेस्ट्रियल फूड चेन है, क्योंकि ये जमीन पर होने वाली क्रियाएं हैं, ये अर्थ पर होती हैं, जहाँ पर हार्ड मटेरियल है, इसलिए हम उसको टेरेस्ट्रियल फूड चेन कहते हैं। तो आप ये दोनों ही एग्जाम्पल्स लिखेंगे भी और याद भी करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, देखो यहाँ पर एक प्लांट है जो कॉर्न का प्लांट है। इट कैन बी ईटन बाय द रेट and rat can be eaten by the owl। तो यहाँ पर रेट, जो पिछली मैंने आपको बताया वहाँ 3rd नंबर पे आ रहा था, लेकिन यहाँ पर ये 2nd ट्रॉपिक लेवल पर ही है। अब यहाँ कैरेट्स हैं, कैरेट्स कैन बी ईटन बाय रैबिट कैन बी ईटन बाय फॉक्स कैन बी ईटन बाय लायन। तो यहाँ पर 4 लिंक्ड फूड चेन है, यहाँ पर 3 लिंक्ड फूड चेन है, ठीक है। तो अलग अलग तरह की चेन्स बन सकती है। हियर वी कैन सी grass can be eaten by grasshopper, then by frog, then by python and then by eagle। तो it is a 5 linked food chain। तो it is not compulsory कि आपकी फूड चेन में कोई 3 ही एनिमल्स होंगे, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। आपसे 4 ट्रॉपिक लेवल के लिए कहा जाए तो आप ये वाला डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि आप इजीली यहाँ पर 1 2 3 4 ट्रॉपिक लेवल शो कर सकते हो। 3 ट्रॉपिक लेवल के लिए शो कहा जाए तो आप यहाँ पर 4 चीजें दिखा दीजिए। तो 1 2 3 आप 3 ट्रॉपिक लेवल्स तक बना सकते हो। ये आपके 2 ट्रॉपिक लेवल्स तक है, कॉर्न टू रेड टू आउल। क्लियर? नाउ लेट्स सी मोर एग्जांपल्स ऑफ फूड चेन्स। अब देखो एक्वेटिक फूड चेन। तो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स को हम फाइटोप्लैंक्टॉन्स भी कहते हैं। वो जूप्लैंक्टन के द्वारा खाए जाते हैं। जूप्लैंक्टन वो छोटे छोटे जीव होते हैं जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स को खाते हैं। जूप्लैंक्टन स्मॉल फिश के द्वारा खाए जाते हैं और स्मॉल फिश लार्ज फिश के द्वारा खाई जाती है। तो इस तरह की चेन को हम बोलते हैं एक्वेटिक फूड चेन। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये टेरेस्ट्रियल फूड चेन है और ये एक्वेटिक फूड चेन है। तो जैसे कि आपको बताया कि जो ग्रासेस होती है वो प्रोड्यूसर्स कहलाती हैं, उसको खाने वाला प्राइमरी कंज्यूमर कहलाता है। तो ये हर्बीवोर होगा, यानी ये ज़ेब्रा है क्योंकि ये मांस नहीं खाता है। दूसरा सेकेंडरी कंज्यूमर होगा या टर्शरी कंज्यूमर होगा। तो यहाँ पर लॉयन टर्शरी कंज्यूमर में आएगा, क्योंकि लॉयन को कोई नहीं खा सकता। तो ये टेरेस्ट्रियल फूड चेन हो गई। इधर यहाँ हम देख सकते हैं एल्गी। एल्गी इज अ काइंड ऑफ प्लांट, तो ये भी प्रोड्यूसर्स कहलाएंगी। एल्गी कैन बी ईटन बाय द जूप्लैंक्टॉन्स, जो छोटे छोटे जीव होंगे तो वो प्राइमरी कंज्यूमर्स भी कहलाएंगे। इसके बाद जूप्लैंक्टन कैन बी ईटन बाय द फिश, तो फिश क्या हो गई? सेकेंडरी कंज्यूमर हो गई।
Or third, bird eagle. Eagle can eaten the fish, but eagle cannot be eaten by anyone. तो ये क्या कहलाएगा? टर्शरी कंज्यूमर्स कहलाएंगे. So it is a flow of energy in one direction. Clear? Now see about the food web. अब जब हम फूड चेन की बात कर चुके हैं और इतनी अलग अलग हमने फूड चेन्स की बात कर ली, तो यदि हम इन सारी फूड चेन्स को मिलाकर एक साथ ही बना दें तो वो क्या बन जाएगा? फूड वेब बन जाएगा. सो इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन इज नोन एज फूड वेब. बहुत सारी चेन्स हैं, हम इनको एक साथ ही बना रहे हैं क्योंकि इट इज नॉट कंपल्सरी कि हर एक चीज रेड ही खाएगा. वो ग्रास हॉपर भी खा सकता है, ग्रास हॉपर को रेड भी खा सकता है और रेड नहीं भी खा सकता है, कैट भी खा सकती है ना. तो दैट मीन्स व्हाट इज द लैंग्वेज? इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन इज नोन एज फूड वेब. क्लियर? सी मोर अबाउट फूड वेब. It shows how food chain are interdependent. तो इसका मतलब क्या है? फूड वेब में ये जरूरी नहीं है कि एक ही फूड चेन है. यदि एक फूड चेन नहीं बनी, यदि हमें एक चीज नहीं मिल रही है खाने के लिए, तो हम दूसरी चीज ले लेते हैं, है ना. इसी तरह से एनवायरमेंट में भी है. एक रैट को यदि प्लांट नहीं मिलेगा या ग्रास हॉपर नहीं मिलेगा, कॉर्न मिल जाएगा तो वो कॉर्न भी खा सकता है. तो इसी तरह से इन जो फूड चेन्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते. क्लियर? चलिए अब इसका एक डायग्राम देख लेते हैं फूड वेब का. देखो बच्चों, यहाँ पर कॉर्न है. कॉर्न कैन बी ईटन बाय ग्रास हॉपर, बाय द रैट, बाय द पाइथन एंड बाय द ईगल. सेम, ग्रास हॉपर कैन बी ईटन बाय द फ्रॉग आल्सो, देन ईगल डायरेक्ट. ओके, एंड दीज प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, लेवेंडर, मैंगोज can be eaten by the butterflies or the fruit flies, and these can be eaten by the frog directly or the eagle, or butterflies can be eaten by the dragonfly, then thrush and then eagle. So here are the mixing of the food chain or interconnection between the food chain. So that condition is known as food web. I hope कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. तो अभी आपने लाइक नहीं किया है तो जस्ट पहले आप लाइक कीजिए वीडियो को and then we will continue. Now let's see the characteristics of food web. Food webs are never straight as they are formed by interlinking of food chains. ठीक है, तो ये स्ट्रेट नहीं भी हो सकते हैं क्योंकि फूड वेब्स में किसी भी डायरेक्शन को हम नहीं देख सकते. फूड वेब कैन बी स्टार्ट फ्रॉम एनी वन प्लेस एंड इट कैन कनेक्ट फ्रॉम एनी वन कॉर्नर. So that's why they are formed by interlinking of food chain. They cannot be straight. तो यहाँ पर एक डिफरेंस आ जाता है फूड चेन और फूड वेब में. फूड वेब कैन नॉट बी स्ट्रेट बट फूड चेन विल बी स्ट्रेट ऑलवेज. More about it. Food web provides alternative pathways of food availability. अब फूड वेब क्या प्रोवाइड कर रहा है? ऑल्टरनेटिव. क्योंकि यदि आपको ये नहीं खाने को मिल रहा था आप दूसरी चीज खा सकते हो. तो इट इज शोइंग द ऑल्टरनेटिव पाथवेज. आपको यहाँ पर ये वर्ड याद रखना है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल्टरनेटिव पाथवे? इफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज इज डिस्ट्रॉयड, द प्रेडेटर कैन फीड ऑन एन ऑल्टरनेटिव स्पीसीज. ठीक है ना. यदि आपको जो चीज खानी है वो आपको नहीं मिल रही है तो आप घर पे भी क्या करते हो? घर पे भी कोई और चीज आप खा लेते हो कि चलो भाई पेट तो भरना ही है ना. तो इसी तरह से एनवायरनमेंट में तो बहुत सारी चीजें होती हैं कि जब हमें एक चीज नहीं मिलेगी तो देन वी कैन चूज द अनदर वन ऑल्टरनेट. सो इट इज आल्सो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फूड वेब. See one more diagram for the food web. Here are so many conditions. These are the primary consumers. तो producers and decomposers. तो producers को कौन कौन खा सकता है? म्यूल डियर, डगलस स्क्विरल, एडिथ, पैसिफिक, रेड ब्रेड नशेट, पाइका. तो ये सब खा सकते हैं. तो ये सब क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गए. अब चाहे ये अलग अलग कैटेगरी के हैं लेकिन ये सब प्लांट्स को खा रहे हैं यहाँ पर, तो इसलिए प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गए. अब इन सभी प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाने के लिए कौन है? ये सारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं. एक तो बर्ड हो गई, दूसरा रेप्टाइल हो गया, तीसरा एक कैट हो गई. तो अलग अलग कैटेगरीज हैं बट स्टिल they are eating the primary consumers, so they will come in the secondary consumers in this food web. अब ये secondary consumers को खाने के लिए ये सब carnivores हैं, so they will not eaten by anyone, so that's why they are considered as the tertiary consumers. Now let's see the more characteristics of food web.
इज फूड वेब्स इंक्रीज इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। अब इकोसिस्टम किससे मिलकर बना हुआ है? बहुत सारे बायोटिक फैक्टर से मिलकर बना है और अबायोटिक फैक्टर से मिलकर बना है। अब जब हमारे पास इतने सारे ऑल्टरनेट हैं जिसमें कि यदि हमें एक चीज खाने को नहीं मिली है तो हम दूसरी चीज के ऊपर डिपेंड हो सकते हैं, है ना। हमें बहुत सारी चीजें इस धरती पर मिल सकती हैं। तो इस तरह से जो बायोस्फीयर है उसका जो इक्विलिब्रियम है वो हमेशा ही मेंटेन रहता है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। नाउ नेक्स्ट इज द 10% लॉ। So as I have told you about the trophic levels, in all we are forwarding only the 10% energy to the next one level. So the energy available at each successive trophic level is 10% of the previous level. Okay, because 90% will utilize by the animal for their own growth and development. So only 10% of energy is transferred to next trophic level, while 90% of energy is used by the present trophic level in its life processes. Clear? तो आपको हमेशा किसी भी तरह की यदि न्यूमेरिकल कंडीशंस दी जाती हैं तो आपका आंसर हमेशा 10% ही आना चाहिए। नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन? यानी कि किसी भी तरह का इंटरप्शन, जब हमारे बायोटिक फैक्टर्स में किसी भी तरह का केमिकल इन्वेजन हो जाता है उसे हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। नाउ सी द डेफिनेशन। द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल इंक्रीजेस विद एवरी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन। इट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो यदि किसी भी तरह के केमिकल्स, जैसे आजकल हम बहुत सारे केमिकल्स यूज कर रहे हैं, DDT हुआ या pesticides, insecticides, herbicides, so they all are interrupting the food chain and the food web, so that harmful condition is known as biological magnification or biomagnification. As maximum concentration of such chemicals get accumulated in human bodies, since humans occupy the top level in any food chain. ठीक है, अब जो भी एक्यूमुलेशन होगा केमिकल्स का, जो लोअर लेवल पर है वहां पर कम होगा, लेकिन जैसे जैसे हम फूड चेन में स्ट्रेट लाइन में टॉप लेवल तक जाते चले जाएंगे वहां पर ये केमिकल्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और सबसे ज्यादा टॉप लेवल पर कौन होते हैं? ह्यूमंस। सो वी आर एट द रिस्क इफ वी आर यूजिंग मोर केमिकल्स इन आवर सराउंडिंग्स। ओके, अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर DDT है, हमने इसको पानी में डाल दिया। कैसे डाला? क्योंकि हम अपने हाउस होल्ड में क्लीनिंग में हम DDT का यूज कर रहे हैं। अब ये क्या हुआ? ये पानी में मिक्स हुआ प्लांट्स के थ्रू, ये फिश में गया, फिश के थ्रू ये सेकंड कंज्यूमर में गया, फिर ये टर्शरी कंज्यूमर में गया और इस तरह से ये पूरे इकोसिस्टम में सर्कुलेट हो गया। सो देन व्हाट विल हैपन? देन इट मे बी द कॉज टू डेथ ऑफ द पर्टिकुलर एनिमल। ओके, यहाँ पर हम देख सकते हैं वाटर है, प्रोड्यूसर्स है, जूप्लैंक्टन, स्मॉल फिश, लार्ज फिश। तो इस तरह से एक सीक्वेंस है। यदि वाटर में कोई भी केमिकल मिक्स है तो प्रोड्यूसर्स में तो 1000% जाएगा, इसके बाद जूप्लैंक्टन में और ज्यादा होगा, स्मॉल फिशेज में और भी ज्यादा इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, लार्ज फिशेज में कंसंट्रेशन और भी बढ़ जाएगा, और लास्ट ट्रॉपिक लेवल इट कैन बी अबाउट दिस मच. So that is called biological magnification. So invasion of any chemical in the water bodies or in the terrestrial conditions can lead to the biological magnification. So now more about the important questions and answers. So now let's begin about the important part of it. And it is my advice, just you all should copy these questions. क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत सारे questions तो आपको नहीं दे रही हूँ. Just I am giving few selected questions, so you should write. So now know more about the topic with the help of the questions. These all questions are very important. You should write and learn the same language for the correct answer. As question number 1 is, the flow of energy in the food chain is unidirectional. Why? So continuously I am telling you कि energy केवल लोअर डायरेक्शन से अपर डायरेक्शन में ही फ्लो कर सकती है. क्यों?
क्योंकि केवल हमें इस धरती पर जो भी फूड मिल रहा है वो हमें केवल प्लांट से मिलेगा, लेकिन प्लांट भी जब तक उनको सनलाइट नहीं मिलेगी तब तक वो फूड फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। तो सन ने एक एनर्जी दी प्लांट्स को, प्लांट्स ने वो एनर्जी ट्रांसफर की एनिमल्स में, और एनिमल्स ने वही एनर्जी ट्रांसफर की बड़े एनिमल्स में, ठीक है ना। तो इसलिए फ्लो ऑफ एनर्जी हमेशा ही यूनिडायरेक्शनल होता है। ये तो रहा एक्सप्लेनेशन, बट हाउ विल यू राइट इन द लैंग्वेज? एज there is dissipation of energy at every step of its transfer and transformation so that energy cannot flow back in the reverse direction. So in this way you have to write कि एनर्जी एक स्टेप से दूसरे स्टेप में ट्रांसफर हो सकती है, ट्रांसफॉर्म हो सकती है, लेकिन ये वापस रिवर्स डायरेक्शन में नहीं जा सकती। एज एन एग्जाम्पल यू कैन एड इट फ्लोज फ्रॉम सन टू प्लांट्स, प्लांट्स टू एनिमल्स, एनिमल्स टू एनिमल्स, organic remains to decomposers and dissipation as heat at every stage। ठीक है, तो वो सन से प्लांट्स में जाएगी थ्रू द फोटोसिंथेसिस, प्लांट से एनिमल्स में जाएगी, यानी जितने भी हर्बीवोर्स प्लांट्स हैं वो हर्बीवोर्स एनिमल्स हैं, वो प्लांट्स को खाएंगे, और जितने भी हर्बीवोर्स एनिमल्स हैं दे कैन बी ईटन बाय द कार्निवोर्स और द ओमनिवोर्स एनिमल्स। ठीक है, लेटर ऑन दे हैव टू डिकम्पोज विद द हेल्प ऑफ द बैक्टीरियाज। तो इस पूरे प्रोसेस में हीट बन भी रही है और हर एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंच भी रही है। तो इसलिए फ्लो ऑफ एनर्जी कैन बी यूनिडायरेक्शनल, इट इज अ सिंगल डायरेक्शनल प्रोसेस। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। In a food chain comprising frogs, insects, birds and grass, which one of the organisms is likely to have maximum concentration of harmful non-biodegradable chemicals in the body? ठीक है, अब आपको यहाँ पर बताना है कि फ्रॉग, इंसेक्ट, बर्ड्स और ग्रास में किस में सबसे ज्यादा हार्मफुल केमिकल्स का इन्वेजन हुआ है, यानी कि किसी भी तरह के DDT का, इंसेक्टिसाइड्स का, पेस्टिसाइड्स का, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। आपको बताया था मैंने, इन्वेजन ऑफ केमिकल इज नोन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है, चलिए आंसर देखते हैं इसका। सो एज बर्ड्स, व्हाई? देखो, जो भी इसमें जो टर्शरी कंडीशंस हैं वो किसकी हैं? बर्ड की, क्योंकि ग्रास है, ग्रास को कौन खाएगा? इंसेक्ट खाएगा, इंसेक्ट को कौन खाएगा? फ्रॉग खाएगा, एंड फ्रॉग if bird is like a vulture, so then frog can be eaten by the bird. So bird में सबसे ज्यादा chemicals percentage होगी। So birds, as they form the topmost tropic level where the non-biodegradable chemicals will have maximum biomagnification. Clear? चलिए अब next देखते हैं। Here you have to give an example of food chain of 4 tropic levels that exist in a grassland। तो आपको वीडियो में मैंने 3 ट्रॉपिक लेवल, 4 ट्रॉपिक लेवल एंड 5 ट्रॉपिक लेवल की 3 चेन्स बनाकर दी हैं। ठीक है, तो वहां से भी आप देख सकते हैं, और एक मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। जैसे कि अब आपसे 4 ट्रॉपिक लेवल के बारे में पूछा है, तो अब हमने ग्रास लिया एज अ प्रोड्यूसर, इंसेक्ट लिया हर्बीवोर, और इंसेक्टिवोरस बर्ड लिया 3rd ट्रॉपिक लेवल, एंड देन 4th हॉक। हॉक इज अ कार्निवोर 2nd टाइप। तो यहाँ पर इस तरह से हमारा 1st ट्रॉपिक लेवल, 2nd ट्रॉपिक लेवल, 3rd ट्रॉपिक लेवल और 4th ट्रॉपिक लेवल कंप्लीट हो जाता है। क्लियर? तो इसी तरह के बहुत सारे आप एग्जांपल्स याद जरूर करें, क्योंकि आपसे ये पूछे जाएंगे। 100% आपसे एक ना एक एग्जांपल पूछा जाएगा फूड चेन से रिलेटेड। अब इस क्वेश्चन में क्या है, देखो, इन द फॉलोइंग फूड चेन 5 जूल ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल टू मैन। हाउ मच एनर्जी वॉज अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल? अब वो आपसे पूछ रहा है कि इस लेवल पर मैन को 5 जूल एनर्जी मिली है, तो यहाँ पर जो प्रोड्यूसर्स हैं इनके पास कितनी एनर्जी होगी जो ट्रांसफर होकर यहाँ पर 5 जूल हो गई। तो इसके लिए भी मैंने आपको एक यूनिवर्सल कंडीशन बताई है कि मैन के पास यदि 5 जूल है तो शीप के पास कितनी होगी? 5 into 10, क्योंकि हर लेवल पर केवल 10% फॉरवर्ड हो रहा है। तो शीप के पास टोटल कितनी होगी? 50 जूल। और फिर प्लांट्स के पास कितनी होगी? 50 into 10, क्योंकि हर लेवल पर वो केवल और केवल 10% ही
दूसरे ऑर्गेनिज्म को दे पाता है या नेक्स्ट लेवल को दे पाता है। तो यहाँ पर हम फिर रिवर्स डायरेक्शन में जाते हैं, तो 50 into 10 यानी कि प्लांट्स के पास कितनी एनर्जी थी, 500 जूल। तो 500 जूल में से उसने मैन तक ट्रांसफर की 5 जूल अकॉर्डिंग द लॉ ऑफ 10%। क्लियर? नाउ जस्ट सी इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज डिपिक्टेड इन द पिक्चर। आपसे पूछा जा रहा है कि ये एक पिक्चर है, इसमें फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं जिनके पास 400 किलोजूल एनर्जी है, फिर जूप्लैंक्टॉन है जिनको 40 किलोजूल में कन्वर्ट कर दिया एनर्जी को, फिर स्मॉलर फिशेज हैं जहां पर अब एनर्जी 4 किलोजूल में कन्वर्ट हो गई है, एंड देन द बिग फिशेज। तो यहाँ पर एनर्जी और भी कम हो गई है। तो एज यू कैन नो इट इज अ फ्लो ऑफ एनर्जी। सो नाउ सी द आंसर। इट इज अ फूड चेन दैट इज डिपिक्टिंग 10% लॉ ऑफ एनर्जी। सो नेचुरल सी बात है, आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ 10% एनर्जी है जो कंटिन्यूअस फाइटोप्लैंक्टन से बिग फिश तक जा रही है। तो दैट पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस चैप्टर में से आपसे फूड चेन, फूड वेब और 10% लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। सो इट वाज अबाउट द important questions. In my next video, I am going to start about the pyramids in ecosystem. So be with me and enjoy with the different examples of the different pyramids, as I try to give you the examples of different kind of pyramids with different kind of chains, with different kind of food webs. So be with me. Have a nice day. Have a happy day. Bye bye.